चलो सुनो, 9:30। ये सुनो ना अभी, प्लीज सुन लो यार, प्लीज प्लीज, किसी को बताना मत, प्लीज सुन लो ना। सुन रहे आप? मैं अभी आपको बता रहा हूं AS15। AS15 का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई पीडीएफ नहीं दिया गया और ये बताया गया कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं दी गई है और आपको ये बताया गया कि आपको क्या दिया जाएगा, पीडीएफ। ये रिवीजन बैच की बात चल रही, रेगुलर बैच वाले बच्चों को मिला है। तो ये इसलिए बोला क्योंकि AS15 को लिख लिख कर करना ज्यादा उचित है और AS15 को समझने के लिए शॉर्टकट से, अच्छे से, प्रेम से, उसके लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे चलते जाइए। और लास्ट में हम सिर्फ थ्योरी एक बार पढ़कर निकाल देंगे और रिवीजन बैच के बच्चों के लिए भी मैं आपको क्या दूंगा, रेगुलर बैच का ही पीडीएफ दूंगा। बट उतना डिटेल में कैसे पढ़ना है उसका ट्रिक मैं अभी आपको बता रहा हूं। आर वी रेडी? सो सुनिए, AS15 एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को ऐसा लगता है कि 10 में से ये 7 एग्जाम्स में आएगा, ऐसा इसका रीडिंग रहेगा, वेटेज रहेगा। मतलब 70 टाइम्स इट वुड बी आस्क्ड, 70% ऑफ द टाइम। सो राजा बेटा जी, AS15 का हेडिंग है अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सो बेटा जी, दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। These are divided into, in this standard, into how many parts? 4 parts. So इसको हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। प्लीज जल्दबाजी मत करो, सुनते जाइए। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। द सेकेंड वन इज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। द थर्ड वन इज टर्मिनेशन बेनिफिट। एंड द फोर्थ वन इज, एक टर्मिनेशन बेनिफिट थोड़ा सा इधर डालू क्या, अगर आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं अभी कि आपका टैक्स हो गया है। सो टैक्स में मैं आपको सैलरी के कंपोनेंट पूछना चाहूंगा, कौन से सैलरी के कंपोनेंट्स होते हैं। सो आपने बोला बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस परक्विजिट्स प्लस अलाउंसेस। Do you remember that there are few employee benefits which are paid after the retirement? Like one is gratuity, right? Sometimes provident fund, and also my dear friend, sometimes an accommodation, sometimes more benefits which are given after the retirement. So if you understand on the number line, तुमको गाजर कैसे कैसे दी जाती है, तुम एम्प्लॉय हो तो तुमको गाजर कैसे कैसे दी जाती है। एक, तुम काम कर रहे हो, ये करंट ईयर है, सो करंट ईयर में दिया जाता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। या उसके अगले 1 साल में दिया जाएगा, उसको भी बोलेंगे STEB। मतलब करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर जो आपको मिल रहा है या मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। एग्रीड? सर अगले साल कौन सा मिलेगा? ऐसा हो सकता है कमीशन ऑन सेल्स, यू विल रिसीव इट इन द नेक्स्ट ईयर बिकॉज सेल्स विल बी फाइनलाइज्ड राइट नाउ एंड इट वुड बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली इट कुड बी कमीशन ऑन द प्रॉफिट टू एन एम्प्लॉय, वुड बी पेड व्हेन? After the profits are finalized, so that will be after the year end. So which is paid in 1 year, मतलब current year, or within the next 12 months after the end of the year, is called as what? Short term employee benefit. Then my dear friend, ये आदमी चलते ही जाता है और इधर उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। ये रिटायरमेंट के वक्त उसको जो एम्प्लॉय बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे ग्रेच्युटी दिया जाता है, जैसे प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, या और भी कुछ चीजें होगी, इन सभी चीजों को, मतलब घर दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद में, तुम्हारा मेडिकल का ध्यान रखा जाएगा। मतलब मिलिट्री में होता ना कि जीवन भर तुम्हारा मेडिकल का ध्यान हम रखेंगे, जीवन भर आपको सब्सिडाइज फूड मिलेगा, ऐसा कुछ भी। सो बेटा जी, जो रिटायरमेंट के बाद में भी आपको जो देना पड़ता है, उसको हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और एक होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान।
सो बेटा जी इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ये इसके आगे चलता ही जा सकता है बेटा। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ये कब तक चलते रहेगा? ये जब तक कि आदमी मर नहीं जाता तब तक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना पड़ेगा, या उसकी कोई अवधि होगी, 40 साल तक देंगे, 30 साल तक देंगे रिटायरमेंट के बाद में। ऐसा होता है बेटा जी, कई बार एम्प्लॉय 10 साल 15 साल काम कर लेता है, तो हर साल उनको कुछ रिवॉर्ड दिए जाते हैं। जैसे अगर ऐसा बोला जाए कि तुम 10 साल काम कर लो तो आपको फॉरेन ट्रिप मिल जाएगी। मेरे भैया को बोलते हैं ऐसा कि 10 साल काम किया उसने किसी कंपनी में, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में प्रॉब्लम है, दे वांट टू रिटेन द ओल्ड टैलेंट, सो व्हेन दे कंप्लीट 5 इयर्स और दे कंप्लीट 10 इयर्स और दे कंप्लीट 7 इयर्स, राइट, वो पहले ही बोला होता है कि आपको एक कार दी जाएगी। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेन्योर। तो उसको बोलते हैं अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। क्या बोलते हैं राजा बेटा जी? अदर, या हम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बोल देंगे। इसको मैं एलटीईबी बोल दूं। अब आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर कब डिफाइंड होता है? ये पहले डिफाइंड होता है, एलटीईबी। एग्रीड? और एक होता है राजा बेटा जी एलटीईबी के बाद में, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन बेनिफिट। एयर इंडिया स्टाफ रिट्रेंच्ड, टर्मिनेट हो गया, तो ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, इंडस्ट्री में भौकाल आ जाता है, राइट, लोग रास्ते पर उतर जाते हैं। तो whenever the people are terminated, they are given with the retrenchment compensation, which is often called as VRS. Okay, so termination benefit इधर में से कोई भी टाइम पर हो सकता है बिफोर रिटायरमेंट। मतलब जो उसकी ऑफिशियल रिटायरमेंट एज है उसके पहले कंपनी उनको फायर कर दे तो फायर ऐसे नहीं कर सकती, दे हैव टू गिव देम अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल रिटायर देम और दे विल टर्मिनेट देम। तो इधर आ सकता है किसी भी पॉइंट पर, एनीवेयर, टर्मिनेशन बेनिफिट। एग्रीड? अब रसगुल्ले बच्चों, क्या आपको डेफिनेशन नंबर लाइन से पता चले क्या क्या है? सो पहले मैंने क्या बोला कि करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में जो मिलने वाला है उसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। फिर राजा बेटा जी मैंने आपको बताया कि जो रिटायरमेंट के बाद में मरने दम तक या कुछ समय तक जो भी डिफाइंड होगा, जो मिलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। एंड देयर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज LTEB. LTEB is also what? Not in the first or second year, or not in the current year and the next year. It is going to be paid after a point in time, say 10 years, 5 years, which is defined कि जैसे आपको कार मिलेगी, ऐसा कुछ भी, LTEB. और एक और होता है termination benefit, which can be synonymous or which can be compared with VRS, wherein you give some extra benefit which were not defined earlier, but when you are getting terminated, you will be getting that money. अब राजा बेटा जी हम सुनने की कोशिश करते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आप मुझे बताइए जो करंट ईयर में मिल जाता है या अगले साल में मिल जाता है, ऐसी कौन सी चीजें आप मुझे बता सकते हो? बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, कुछ अलाउंसेस करंट ईयर में मिल जाते क्या? तो ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड इज नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉई, इट इज द पर्सपेक्टिव इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉयर। क्या है? अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगर ये है तो राजा बेटा जी हम आपको बता देते हैं कि पहले वाले की शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की पहली एंट्री ये होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। बोला हाँ? अब इसके अंदर जो जो चीजें आपने बोली मैं सब चीजों को स्वीकार कर चुका हूं। कुछ बच्चा बोला परक्यूजिट्स, ये भी स्वीकार कर लिया मैंने। अब राजा बेटा जी इसके साथ ये सैलरी कहां जाएगी? ये जाएगी P&L, but it can also go into the cost of another PPE. Why it cannot go in cost of other PPE? So if I pay wages to my workers for constructing a building, it will hit my building account. If I pay my salary to the employees for constructing a building, it will go to the building account. Yes or no? नहीं। जैसे आपको मुझे बताऊंगा AS 26 में जब पढ़ाऊंगा इंटेंजिबल असेट में, तो सैलरी ऑफ साइंटिस्ट वेयर इट इज गोइंग टू गो? वंस द डेवलपमेंट क्राइटेरिया सेटिस्फाइज, आप सैलरी ऑफ द साइंटिस्ट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट। अभी मैं पूछूंगा माइक्रोसॉफ्ट उसकी सैलरी कहां डालेगा? P&L? नहीं बाबा, जो जो लोग उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे विंडोज पर, तो वो पूरा का पूरा सैलरी विंडोज पर डेबिट होगा ना।
and that's how it will become a cost. If I am making a software right now and I have got 10 engineers allocated for it, software engineer, and they're working on that, then the salary of those 10 engineers is going to get debited to that software. सही है. So it can get added to the cost of another asset. ये ठीक है. और अगर वो एडवांस में भरा है, so it will go to the prepaid expense. प्रीपेड सैलरी टू सैलरी से yes. तुम्हें पता इतना पेला इसको, इस लाइन को, 3 ही लाइन को मैंने 3 लाइन में बता दिया ना. सिंपल फॉर्मेट है. इट विल इज गोना बी सैलरी टू व्हाट, कैश ऑब्लिक बैंक, और व्हाट, पेएबल. ये पेएबल भी हो सकता है ना, आउटस्टैंडिंग. और सैलरी किधर हिट करेगा, सो इट कैन हिट द P&L. इट कैन ऑल्सो बिकम व्हाट, कॉस्ट ऑफ अनदर एसेट, और इट कैन बिकम व्हाट, प्रीपेड. In that case, it is not going to hit P&L account. Sometimes it is not paid, so we'll say that it is outstanding. Wow. ये मैं इंग्लिश में कल पढ़ के बताऊंगा. आज जो बताया वही कल इंग्लिश में पढ़ेंगे. सेकेंड चीज, लीव्स. लीव्स मतलब छुट्टी. छुट्टी मतलब क्या है, एक्सपेंस. एक्सपेंसेस. मैं पहले तुम्हें छुट्टी एक्सपेंस है, मुझे लगता है बताना जरूरी है. चला, छोटा सा एक एग्जांपल लू, टाइम पास. तो एक थी या एक था चंदू, गया ना वो. एक था चंदू, बोला बाला प्यारा सा, एकदम मस्त आदमी था. एंड आई टेल यू, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर. और एक थी डॉली. डॉली एकदम नखरे वाली, चंदू सीधा साधा. ठीक है. डॉली जो थी ना और ये जो चंदू था ना, ये दोनों एक साथ ज्वाइन होते हैं. वे दोनों एक साथ ज्वाइन होते हैं किसी कंपनी में. इसको सैलरी मिलती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ही वर्क्स फॉर 24 डेज. सर 24 डेज क्यों? क्योंकि राजा बेटा जी 6 छुट्टियां होती है महीने में, अल्टरनेट सैटरडे छुट्टी है. एग्रीड. सो ही वर्क्स फॉर 24 डेज एंड ही गेट्स द सैलरी ऑफ 24,000. और डॉली को भी बोला गया कि 24 डेज की तुम्हारी सैलरी है कितना, 24,000. ठीक है. इसके अलावा इनको छुट्टियां दी गई है, पेड लीव्स बोल सकते हैं. ठीक है. सो आई एम सेइंग पेड लीव्स, और पेड लीव्स का इनको दिया गया है 6 लीव्स. इनको छुट्टियां और दी गई है, पेड लीव्स, मतलब वो ले सकते हैं. अब मुझे डॉली और चंदू में काम कौन करता है? ज्यादा चंदू काम करता है. बॉस भी चंदू को काम देता है, ऐसा एन वैसा एन ये एन वो. डॉली जाके बोलती है कि मुझे जाने का है पार्लर में, आज अपॉइंटमेंट है. बॉस सेज ओके गो, नो प्रॉब्लम. नाउ चंदू गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग, एंड चंदू की लुगाई जो है वो घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, और चंदू वाज कमिंग वेरी वेरी लेट बिकॉज ही वाज बिजी इन द वर्क. एंड वन फाइन डे, बिकॉज इट वाज द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, चंदू की वाइफ बोली मैं जा रही है छोड़ के तेरे को, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग विथ यू. व्हाट डू आई डू हियर अलोन, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट. सो फिर चंदू को बड़ा गुस्सा आता है, और चंदू जाता है ऑफिस में और बॉस के मुंह पर रिकग्निशन मारता है कि मैं नहीं काम कर रहा, मेरे को मालूम है मैं काम करता है, डॉली काम नहीं करती है, और मैं कहीं पर भी जाके काम करेगा ना तो मेरे को लोग पैसा दे देंगे, मेरे को रख लेंगे. अभी तू डॉली से काम करा. अब बॉस की फट गई. अब तुम मुझे बताओ बॉस क्या बोलेगा? इंक्रीमेंट घंटा. क्योंकि जब जब वो चंदू लीव मांगने के लिए जाता तो बॉस उसको मोटिवेट करता, पागल है क्या तू, येड़ा है क्या. डॉली 6 लीव्स ले ली. डॉली 6 लीव्स ले ली, मतलब उन्होंने काम कितने की, 20 डेज, तो भी उसको पे कितना मिल रहा है, 24,000 ही. यस और नो? बट चंदू काम कितना कर रहा है, पूरा 24 डेज. एग्रीड. तो भी उसको पेस कितना है, 24 डेज. सो राजा बेटा जब चंदू उधर गया और बोलता है कि तुम मेरे को छुट्टी नहीं दे रहा है ना, फलाना ना डिंगड़ा नमकन ढमका ढमका में जा रहे छोड़ के, तो चंदू को बोलता है तू कितने दिन काम किया रे, 24 दिन ना, बहुत शाना बच्चा. 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तेरे को 4 दिन के एक्स्ट्रा पैसे देता, एक्स्ट्रा पैसे, लीव एनकैशमेंट. सो हियर यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि भेजे में जाती नहीं है चीज, कि लीव्स आर एक्सपेंस एक्चुअली. वो बच्चा समझ में नहीं आता लीव्स कैसे एक्सपेंस है. ये मितेश बोल रहा है कि छुट्टी के भी पैसे देगा वो बॉस.
बराबर है, ये वही काम करने वाला है कि छुट्टी के पैसे दो, मैं नहीं जाऊंगा घर पे, ठीक है। सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, क्या इधर तक की पूरी क्लास को बात समझ में आ गई? अब ना सांस लो। छुट्टियों की खास बात है, छुट्टियां होती तो है बट देते नहीं है। जैसे तुम्हारे साथ क्लासेस में नहीं हुआ, संडे की छुट्टी तो होती थी बट लोग पकड़ के पहले देते थे तुमको, संडे को भी क्लास में। अरे ईड़ा है, कौन है? तो अब बेटा जी होता क्या है कि जैसे जैसे तुम बिग कॉर्पोरेट्स में जाओगे तो लीव्स जो होती है, लीव्स के 3 हिस्से बनते हैं, 1 2 3। सो पहला वाला हिस्सा बनता है कि लीव्स कैन बी टेकन इन करंट ईयर, कैन बी टेकन इन करंट ईयर, नो कैरी फॉरवर्ड अलाउड। उसको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है, वो करंट ईयर में ले लो नहीं तो लैप्स हो जाएगी। मतलब तुमको 6 लीव्स है, 6 लीव्स करंट ईयर में लिया तो ठीक, नहीं लिया तो क्या हो जाएगी? लैप्स। एग्रीड? जैसे हमारे ऑफिस में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि लीव्स कैरी फॉरवर्ड होगी, तो फिर हमारे पोट्टे जितनी लीव्स होती है उससे कई गुना ज्यादा लीव्स ले लेते, राइट? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम ही नहीं, इतना एचआर सिस्टम अगर कौन कुछ नहीं है, कौन हिसाब किताब रखे कितनी लीव्स थी, कितनी ली और कितना आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। सिंपल फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड हर एक एंटिटी को एप्लीकेबल है, क्योंकि हर एक एंटिटी एम्प्लॉय अगर है, एक भी एम्प्लॉय, तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो गया। सेकंड वाला क्या? लीव्स कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। और थर्ड वाला पार्ट है लीव्स कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड, कंज्यूम तो कर ही सकते हो, एंड व्हाट? एनकैश्ड इन फ्यूचर। हैप्पी? अब मैं आपसे पूछता हूं कि राजा बेटा जी, इधर स्टैंडर्ड बोलता है अकाउंट फॉर एक्सपेंस एज एंड व्हेन लीव इज अवेल्ड। बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुन लो, मतलब है बहुत सिंपल, बट इतना स्टैंडर्ड ने क्यों कॉम्प्लिकेटेड बताया पता नहीं। इसमें कुछ नहीं करना है, डू नथिंग, डू नथिंग इन अकाउंटिंग वाइज। देखो मैं तुमको बताता हूं, डॉली कितने दिन काम करी बेटा? 20 दिन। मतलब उसने करंट ईयर की लीव करंट ईयर में कंज्यूम की, उसको सैलरी कितनी दी तुमने? 24,000। तुम्हारी एंट्री क्या हुई? सैलरी टू कैश ऑब्लिक बैंक, जिसके अंदर 20 दिन आए और 4 दिन लीव्स क्या है। सो लीव्स के बारे में ऐसा बोला है कि व्हेन द लीव्स आर कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड एंड लीव इज व्हाट? अवेल्ड। अवेल्ड मतलब लिया, तो उन्होंने क्या बोला? अकाउंट फॉर इट। अभी अकाउंट फॉर इट मतलब तुम जब सैलरी की एंट्री कर रहे हो ना, तो उसके अंदर हो गई वो एंट्री ऑलरेडी। मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूं कि डॉली कितने दिन काम करी? 20। तुमने उसको पे कितने दिन का दिया? 24। मतलब यू हैव पेड हिम हर फॉर 20 days and 4 days. So 4 days what you are paying is for leaves which she has consumed. You are not paying it separately, but you are paying it as a part of the salary only. So do nothing in real world, but यहां पर स्टैंडर्ड क्या बोलेगा? अकाउंट फॉर एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन द लीव इज अवेल्ड। मतलब जैसे जैसे वो लीव लेंगे वैसे वैसे एक्सपेंस बुक करो। नहीं तो आदमी क्या करता, पहले के जमाने में 20 दिन की सैलरी कैलकुलेट करके उसको देगा और लीव्स के पैसे अलग से देगा, ऐसा समझ लो, तो भी 24,000 ही देगा। हैप्पी? तो उसका अकाउंटिंग ऐसा हुआ। नाउ लीव्स कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग पोर्शन। मतलब आप एनकैश नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर कर आगे क्या करोगे? कंज्यूम। अब बेटा जी ऐसा हुआ कि एक आदमी के पास 30 लीव्स है, उसने कैरी फॉरवर्ड करी और अगले साल वो मर गया, क्या करता? लीव अवेल करेगा? कैसा? मरने के बाद कैसा करेगा? नहीं कर सकता। या उसके पास 20 लीव्स है, अगले साल गया, वो लीव्स कंज्यूम करने वाला था, बट उसके पहले ही उसको नया जॉब मिल गया एंड ज्वाइनिंग डेट वाज इमीडिएट एंड ही लेफ्ट इट इमीडिएटली। क्या करेंगे? लीव्स अवेल कर सकता है? नहीं। तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है? एस्टिमेट। एस्टिमेट कितनी लीव्स अवेल करेंगे लोग? सेस एस्टिमेट लीव्स दैट वुड बी अवेल्ड, that would be availed in future and make provision
तो बेटा जी इसकी एंट्री क्या होगी, जरा पूरी क्लास ध्यान से देखिएगी इधर। इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस दैट इज सैलरी टू प्रोविजन फॉर लीव। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चंदू हियर। चंदू कितने दिन काम किया, उसको सैलरी कितनी मिली, उसके पास लीव्स कितनी बची है, 6 फॉर एग्जाम्पल। 6 नहीं यार, एक काम कर दो, मैंने इधर थोड़ी गड़बड़ कर दी, उनको लीव्स पेड लीव्स 4 ही बोलता हूं, ठीक है ना, 4 लीव्स। तो चंदू के पास कितनी लीव्स है, 4। अब वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, मान लो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में अगले साल वो 4 दिन काम नहीं किया, तो भी उसको अगले साल पेमेंट करना पड़ेगा ना। बट अगले साल जो पेमेंट किया जाएगा वो एक्चुअली एक्सपेंस करंट ईयर का है, क्योंकि वो इस साल की लीव अगले साल अवेल कर रहा है। और आपको मैं बता चुका हूं कि लीव इज एन एक्सपेंस, तो अगले साल अवेल कर रहा है तो उसका प्रोविजन करना पड़ेगा ना। बट जरूरी नहीं है कि चंदू अगर कैरी फॉरवर्ड कर पाता है तो हर एक लीव अवेल ही कर पाएगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आदमी मर गया, इफ अ पर्सन हैज डाइड ही कैन नॉट अवेल द लीव, एंड व्हेन ही कैन नॉट अवेल द लीव माय डियर स्टूडेंट्स, उस केस में हमें प्रोविजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। तो मान लो 1000 लोग एक कंपनी में, 1000 लोगों की लीव्स जो एक्यूमुलेटेड है, दे आर अराउंड 3000 लीव्स, 3 लीव्स पर पर्सन, और कंपनी का यह एस्टिमेट है कि उसमें से सिर्फ 30% ही लीव लोग ले पाएंगे। क्योंकि बेटा जी जितना लीव्स लेते हैं ना उतना प्रमोशन कम होता है। क्यों? क्योंकि छुट्टियां ज्यादा हुई तो काम करने को नहीं मिलेगा अगले साल में। सो आदमी सैलरी में भागते रहता। पहले लीव इसलिए नहीं ली, क्यों? क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए था, काम कंप्लीट करना था। अब जब वो काम कंप्लीट करने के लिए उस समय लीव नहीं लिया, आगे चलकर भी वो लीव इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए होता। दिस इज बहुत हार्श फैक्ट है ऑफ इंडिया। दिस डजंट हैपन इन द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया, बट हियर पीपल स्टडी अ लॉट, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहते हैं। तुम्हें तुम्हारी लाइफ क्या पता ही नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यू डोंट नो व्हाट इज योर लाइफ, एंड एट द सेम टाइम यू इवन वोंट नो कि व्हाट इज योर लाइफ व्हेन यू विल बी डूइंग जॉब। क्योंकि आदमी प्रमोशन के पीछे कभी घर, कभी 2 BHK के लिए जो कोई भी EMI भरना है, कभी गाड़ी के लिए, घोड़े के लिए, काम पर जाना ही पड़ता है। अगर कभी मेरी बात मानो तो सबसे पहला काम करना जिंदगी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं कि जो तुम कमाकर खाने लग गए या कमाकर ये करने। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब बोलेंगे जब आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर सेव कर इतना इकट्ठा कर लो कि उसके बाद में आप आराम से रह पाओ। और ये रिटायरमेंट के नजदीक मत करना। जैसे मेरी एज है या मेरे से कम एज है, उस एज से कर लोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद में अभी भी जिंदगी जीने के लिए समय है। अभी काय का तुम जिंदगी जी रहे, मैं नहीं स्वीकार करता। योद्धा कैसे जिंदगी जीते आपके जैसे यंगस्टर्स, कुछ भी करते थे। तुम बहुत जल्दी बड़े हो गए, फिर थोड़े दिन के बाद में तुमको लोग बोलेंगे प्रोफेशनल्स। तुमको घंटा पता नहीं प्रोफेशनल क्या है। दिन भर तो मैं इसके थोड़े दिन पहले तो उसे आवाज ही निकालता था इधर, अब मेरे को प्रोफेशनल बना दिया है तुमने। तुम जाओगे उधर वो प्रोफेशनल बोलकर घूमोगे। आई स्टिल रिपीट, बिलीव इन सेविंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मेरी ये बात ध्यान में रखना, CA बनो या मत बनो, तब समझ लेना कि तुम्हें कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। लोग एक्सप्लॉइट इसलिए होते हैं क्योंकि घर ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, उसकी EMI होती है, और आदमी इसलिए काम कर रहा है, बॉस गाली भी देता है तो, क्योंकि क्या करेगा यार, EMI चल रही है, चुप बैठना पड़ता है। और फिर वो BP प्रॉब्लम, सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाना, किसी से भी बात करते वक्त संकोच होना। एक इंसान दूसरे इंसान से बात करने में संकोच करता है, पता है तुम्हें? क्या पता क्या चल रहा है, किस दिशा में संसार जा रहा है। एनीवेज, मैं क्या बता रहा था, लीव को, ये कहां से बात चली, लीव्स मिलने वाली नहीं है, हार्श ट्रूथ ऑफ इंडिया। सो लीव्स को क्या करो, एस्टिमेट करो, समझे? और एस्टिमेट करो कि कितनी अवेल होगी, कितनी है वो तो पता है, कितनी अवेल होगी, और जितनी अवेल होगी उसका क्या करो, प्रोविजन। तो आपकी एंट्री क्या हो गई, एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर लीव। सही, यस। और एक्सपेंस कहां हिट करेगा, पेंडल में जैसे। अब इट कैन बी एनकैश्ड, राइट? मेक 100% प्रोविजन। कम से क्वेश्चन, वाई 100% प्रोविजन? अरे ये क्या, कैसे नहीं करेंगे 100% प्रोविजन? क्योंकि बेटा जी प्रोविजन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो एनकैशमेंट कर सकता है तो मरेगा तो भी देना पड़ेगा ना उसको। वो छोड़ के जाएगा तो भी एनकैश करेगा, तो लेके जाएगा ना पैसा उसका, छोड़ेगा थोड़ी ना।
लीव अवेल्ड में क्या है कि उसको कंज्यूम करनी पड़ती है, बट कंज्यूम करेंगे तो उसके लिए एस्टिमेट करना पड़ता है, बट मेक 100% प्रोविजन ईयर से यस। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगेन सैलरी या एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर लीव। बोलो भाई हाँ, जल्दी से लिख कर ले लो। ये रेगुलर बैच में इतना पढ़ाने के लिए मैंने एक लेक्चर लिया था। क्यों बे, याद है क्या कितना पहला था लीव्स के बारे में? बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिसकी जिसकी फोटो लेने की है, मेरी भी ले ले, उसकी बस कैमरा इधर उधर मत घुमाना फिर, है ना। ले भाई जल्दी, किसकी लेने की? अच्छा भाई कैमरा साफ करेगा पीछे आएगा, फिल्टर भी लगा ले बेटा क्या। आ रहा हूं। हाँ नीचे और। अरे रुक जा भाई, नहीं उठा सकता अभी फोन। फोटो ले लो, फोटो ले लो, चलूं। ये लीव्स, ये एग्जाम में भी आ सकता है। हाँ एक बात बोलूं तुमको, अगर बुरा ना मानो तो, तुमको अभी एग्जाम पीरियड में कोई समझने वाला नहीं रहेगा, बहुत रेयरली, तो हिम्मत स्ट्रांग बन के जाना। नहीं समझते सब लोग यही बोलेंगे इजी है, तुम कुछ मालूम रहेगा कितनी तकलीफ है। कोई थोड़ा बहुत समझ पाएगा तो फैकल्टी, और जिसके मम्मी पापा बहुत क्लोज है, क्लोज समझते हो, जो अपने बच्चे को देखते रहते रेगुलर। बट कई सारे पापा वगैरह क्या होता है कि पैसा दे दिया है तू कर, फिर वो बहुत भारी डायलॉग मारेंगे, तू पढ़, एक रूम को बना कर दे देंगे, बोले उसमें पढ़ अकेला बैठ कर, और तुम बैठोगे और उधर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, नहीं होती है, तो डर मत जाइयो। वो बैठाएंगे तुमको अभी कमरे में डालेंगे और तब पढ़ाई नहीं होती है। अगर मेरी बात मानो तो थोड़ा सा रूटीन मेंटेन करना, टाइम टाइम पर ब्रेक लेना, चाय का ब्रेक डिसाइड करना, और वो ब्रेक 5 से 10 मिनट का ही चाहिए, ठीक है। ऐसा टूट कर ब्रेक मत लेना, क्योंकि वो 5-10 मिनट का ब्रेक नहीं रहेगा, फिर एक एक 2-2 दिन के, 7-7 दिन के, हफ्ते हफ्ते के ब्रेक हो जाते हैं, समझे। तो टूट के ब्रेक मत लेना, 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक लेते रहना, तो काम करते रहोगे, ठीक है। प्रेमाना बाय बोलायचं आज, प्रेम से बाय बोलो। कल कितने बजे मिल रहे हैं अपन? 9:30 बजे। तुम आएंगे पक्का? मैं भी आ रहा है। बाय बाय। एनीवन सेंड इन द ग्रुप, एक कोई ग्रुप में पीडीएफ भेज दो ना। अरे यार सर प्लीज सब रिवीजन की पीडीएफ डाल दो सर ना, प्रिंट कर लेंगे प्लीज। अरे मानस डाल दिए कभी के, वो अभी तीसरी बार डालूंगा भी है, डालूंगा तब। और पिन भी किया, एक बार देख वो पिन पे जाके